बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी वगैरह का रिलेशनशिप होता है, एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन किस तरह होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसको हम स्टडी करेंगे आज। क्योंकि ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है और किस तरह वो आगे यूज़ होती है, और एक किस्म की एनर्जी हमारे पास किस तरह दूसरी किस्म की एनर्जीज़ में कन्वर्ट होती है। तो इस किस्म की स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। इसमें ज़्यादातर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी डिटेल्स के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे कि किस तरह हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है और किस तरह उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स की सबसे पहले क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी होती है एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स की। बायो मतलब एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है, फिर किस तरह उसमें रिलेशनशिप होता है और किस तरह वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करते हुए होती हैं। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या क्या कहता है, हमारे पास एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट टू कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही रिलेशनशिप हम इस तरफ पढ़ेंगे। तो हर किस्म की एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कैटाबॉलिज्म मतलब हम पढ़ चुके हैं कि कैटाबॉलिज्म में चीज़ों को तोड़ा जाता है, जिस तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और एनाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। तो एटीपी जो है केमिकल लिंक के तौर पर काम करती है। एटीपी यूज़ होती है कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के, और इनमें जो है लिंक पैदा करती है हमारे पास। तो एटीपी मुख्तलिफ़ किस्म के सेलुलर एनर्जी करेंसी के तौर पर हम इस्तेमाल होती है। और एटीपी का जिक्र हम बड़ी डिटेल के साथ हम इसमें पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। आगे हम अगर बात करें तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस में तो ये फोटोसिंथेसिस आता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड जो हैं उससे हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड हमारे पास बनाए जाते हैं। मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशंस की या ग्लाइकोलाइसिस जो उसका प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है एटीपी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ताकि हम जो है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस तरह ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस किया हमारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमारे पास ग्लूकोज बनती है। और साथ में हमारे पास जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। और वाटर दोनों तरफ यूज़ भी होता है, इस्तेमाल भी होता है और एंड रिएक्शन पे भी बनता है। अगर इसकी हम जो पढ़ें केमिकल इक्वेशंस, 6CO2 6O2 12H2O, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज का मालिक्यूल, 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स जो रिलीज़ होती हैं और 6 वाटर के मालिक्यूल्स। मतलब वाटर हमारे पास दोनों तरफ आ रहा है। अगर इसको हम काटें, अगर 6H2O और ये हमारे पास 12H2 है, तो पीछे रह जाता है। अगर इसको सिंप्लीफाई हम करें इस इक्वेशंस को, फिर हमारे पास रह जाता है ये 6CO2 6H2O और लाइट एनर्जी और साथ में ये। और यही प्रोसेस किसका है, फोटोसिंथेसिस का है। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, इस प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर दें, तो ये क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो ये क्या है, जो कि रेस्पिरेशन के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, वो फोटोसिंथेसिस के हमारे पास ये रिएक्टेंट हैं। और जो फोटोसिंथेसिस के हमारे पास प्रोडक्ट हैं ये वाले, और वो रेस्पिरेशन के इधर इधर हमारे पास क्या हैं, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो उसके प्रोडक्ट हैं। मतलब ये एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर इसकी में बात करें तो फोटोसिंथेसिस होती हमारे पास कहाँ है, ओनली डे टाइम में होती है फोटोसिंथेसिस। और जबकि रेस्पिरेशन पौधों में हमारे पास डे और नाइट दोनों टाइम पे होती है। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है, डान और मतलब डान और डस्क।
में क्या होती है, लाइट इंटेंसिटी कम होती है, तो उस वक्त जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपस में बराबर हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस से हमारे पास क्या बन रही होती है, ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये दोनों के प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं और आगे एक दूसरे के रिएक्टेंट्स के तौर पर ये इस्तेमाल होंगे, तो ये हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो हमारे पास कोई नेट गेन और लॉस माहौल के साथ कोई किसी चीज़ का जो है तबादला नहीं होता, तो इस चीज़ को हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। लेकिन जब भी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, और रेस्पिरेशंस जो हमारे पास इस्तेमाल होनी होती है, हमारे पास ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन उससे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन बच जाती है और वो एटमॉस्फेयर में हमारे पास चली जाती है। और फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है, तो इसका मतलब है उसको CO2 की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और CO2 एटमॉस्फेयर से पौधों के अंदर आ जाती है, CO2 यूज़ हो जाती है और ऑक्सीजन हमारे पास रिलीज़ हो जाती है। अब ये बात करते हैं वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में, ये भी हमारा टॉपिक है। तो वाटर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है ना हमारे पास ये रिलीज़ होती है, वो भी वाटर किससे आती है, हमारे पास CO2 की ऑक्सीजन वो नहीं होती है। एक तो ये प्रोसेस, और वाटर को हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन आयंस के लिए बुनियादी तौर पर, जो कि रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, मतलब हाइड्रोजन के, और बाकी जो बचती है हमारे पास ऑक्सीजन, वो हमारे पास वाटर से आती है। इसका फर्स्ट सबसे पहला कंसेप्ट जो दिया था वान नील हाइपोथेसिस ने, इसने बैक्टीरिया पे हमारे पास सबसे पहले काम किया था। बैक्टीरिया में क्या किया था, तो बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसमें हमारे पास शुगर बनती है, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि वो वाटर यूज़ नहीं करते, H2S यूज़ करते हैं। तो इस वजह से H2S यूज़ करते हैं, तो शुगर तो उनमें भी बनती है, लेकिन हमारे पास उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती। और 1940 में हमारे पास क्या हुआ, इसको हमारे पास साबित किया गया। इस हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव O18 इस्तेमाल किया, O18 से हमने H2O भी बनाया, और हमारे पास CO2 भी हमने बनाई, जिसमें ऑक्सीजन 18 हमारे पास थी। फर्स्ट जो प्लांट थे उसमें हमने वाटर वो वाला यूज़ किया जिसमें ऑक्सीजन 18 थी, और कार्बन वो वाला इस्तेमाल किया जिसमें ऑक्सीजन 16 थी। तो हमारे पास O2 में कार्बन 18 वाली आई, मतलब हमें पता चल गया था ऑक्सीजन जो है कहाँ से ये आ रही है, वाटर से आ रही है। लेकिन अगर हम जब यूज़ करेंगे CO2 ऑक्सीजन 18 के साथ, तो हमें पता चलेगा कि शुगर में आ रही है वो O2, और हमारे पास वाटर में आ रही है वो O2 जो रिलीज़ हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 16 वाली है, और 16 वाली तो हमने यूज़ की हुई थी वाटर में। ये भी प्रूव कर रही है कि वाटर में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है वही रिलीज़ हो रही है, हमारे पास ऑक्सीजन है वही रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में। इस तरह सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वाटर है। इस तरह ये प्रूव हो गया। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या आता है, वाटर यूज़ होता है, मतलब इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है, और बाकी दूसरे जो है हाइड्रोजन आते हैं। हाइड्रोजन जो है वाटर से हमारे पास आता है, और वो NADPH को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है NADPH2 में, जो आगे हमारे पास यूज़ होगा कैल्विन साइकिल में। ये NADPH2 एंड रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में, जो इससे हमारे पास ग्लूकोज बनेंगे। तो NADPH हमारे पास लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा ATP के साथ, और डार्क रिएक्शन में ये हमारे पास यूज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। आगे अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, पीछे भी हम क्लोरोप्लास्ट जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ चुके हैं। दो इसकी ऑर्गेनेलीज होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स की जो है ऊपर वाली लेयर हमारे पास क्या होती है, क्यूटिकल्स।
क्यूटिकल्स एपिडर्मिस, उसके नीचे ये मेसोफिल टिश्यू होती है, मेसोफिल सेल्स, फिर इसके नीचे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, बंडल शीट्स होती हैं। और इसी तरह से अगर मेसोफिल सेल्स को हम देखें तो मेसोफिल सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वैक्यूल पाया जाता है। और इधर से क्लोरोप्लास्ट आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड पर मुश्तमिल होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके नंबर वगैरह इंपॉर्टेंट हैं और इनकी साइट रिएक्शन की इंपॉर्टेंट हैं। तो मेसोफिल सेल्स जो है वो रिच होते हैं, सारे प्लांट्स में वैसे पाए जाते हैं, लेकिन मेसोफिल सेल में, प्लांट्स के मेसोफिल सेल में ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। हम अमाउंट इसकी आगे देखेंगे। थैलाकॉइड जो है, जो हमें पता होता है कि थैलाकॉइड के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्रेना के ग्रेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पाइल अप होकर हमारे पास क्या बनाती हैं, ग्रेना। तो क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन की बात करें तो वो ग्रेना में होते हैं, कभी कभी थैलाकॉइड भी आ जाता है, और दोनों आ जाएं तो वो बड़ी बेवकूफ़ी होती है, काम ख़राब हो सकता है, फंस सकता है। मतलब उधर थैलाकॉइड भी जवाब सही है, ग्रेना भी ठीक है। अगर डार्क रिएक्शंस की अगर बात करें तो वो स्ट्रोमा में होते हैं हमारे पास। अगर हम बात करते चलें आगे, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो नंबर्स की बात करते हैं। हमारे पास मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, ईच मेसोफिल सेल में हमारे पास कितने पाए जाते हैं, हर मेसोफिल सेल्स की अगर बात करें तो 20 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट हर मेसोफिल सेल में हमारे पास पाए जाते हैं। आगे बात करते चलें स्ट्रोमा की, थैलाकॉइड की। थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस जो होती है थे उसको हम कहते हैं ल्यूमन, और ये स्टॉक्ड होते हैं ग्रेना से। ग्रेना की बात करें तो एक में वो 50 से ज़्यादा ग्रेना, एक ग्रेना में 50 तकरीबन होते हैं हमारे पास थैलाकॉइड स्टॉक टुगेदर, जो कि हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ा था। और जो एक सेल में ग्रेना की, उस ग्रेना की तादाद कितनी होती है एक उस क्लोरोप्लास्ट में, तो 40 से 60 होती है। तो ये भी बातें याद रखने की हैं। और हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस के हमारे पास लाइट रिएक्शन में मदद करती है। कीमियोस्मोसिस में के दौरान हमारे पास क्या बनती है, एटीपी बनती है। क्लोरोफिल्स जो है वो भी हमारे पास पाया जाता है इसमें, वो भी थायराइड मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। तो इसी ऑर्गेनेली को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सारे के सारे इसी पे होते हैं। फोटोसिंथेसिस सारी के सारी इसी ऑर्गेनेली पे होती है हमारे पास। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होती, लेकिन अनस्टॉक्ड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन होती हैं जो कि थैलाकॉइड के तौर पर काम करती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के रेफरेंस से भी। आगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि इसका एज सच जो है डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि ये हैं। लाइट हमारे पास उस वक्त ऑब्ज़र्व होती है जब ये फंक्शन करती है, जब ये ऑब्ज़र्व हो। और पिगमेंट जो ऑब्ज़र्व करते हैं विजिबल लाइट को, उसका विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम हमारे पास कितना होता है, 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटी, जो पिगमेंट होते हैं उनकी जो है लाइट ऑब्जर्विंग कैपेसिटीज़ को मेजर करने के लिए। अगर ऑब्जर्वेशन, अगर ग्राफ बनाया जाए उनका, हर एक जो पिगमेंट बना रहा है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ऑब्जर्व कर रहा है हमारे पास लाइट, उसका अगर ग्राफ बनाया जाए जो ये शो कर रहा हो तो किसने कितनी ऑब्जर्वेशन की है, तो उसको ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ और इसका इफेक्ट शो करे कि कौन सी चीज़ें इफेक्टिव हैं, वो इफेक्टिवनेस को, अगर लाइट की ऑब्जर्वेशन को की इफेक्टिवनेस को शो करे तो एक्शन स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं। अगर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर हमारे पास जो पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल कई किस्म के होते हैं, ABCD। और बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फिर कैरोटिन्स जो हैं रेड टू ऑरेंज, कैरोटिनाइज रेड टू ऑरेंज होते हैं। और ज़ेनथोफिल हमारे पास येलो टू ऑरेंज, मतलब कैरोटिनाइज के हैं रेड एंड रेड टू ऑरेंज। के क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो ABCD जो है हमारे पास यूकैरियोट फोटोसिंथेटिक प्लांट और एल्गी में पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया में पाए जाने वालों को बैक्टीरियो क्लोरोफिल हम कहते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं। क्लोरोफिल्स जो है मेनली जो है वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज, रेड वेवलेंथ हमारे पास ऑब्जर्व करते हैं। ग्रीन, येलो और इंडिगो वेवलेंथ हमारे पास ये रिफ्लेक्ट करते हैं। और ग्रीन और येलो जो है ये जो येलो है ये मास्क हो जाती है ग्रीन कलर से, और ग्रीन कलर इसको मास्क कर लेता है, इसलिए हमारे पास जो है प्लांट ग्रीन अपीयर होते हैं ज़्यादातर। तो इसकी वजह ये है। क्लोरोफिल्स जो है हमारे पास इसकी दो हमारे पास पार्ट्स होते हैं। एक एक स्क्वायर लाइट अब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हमारे पास हेड होता है, जिसमें हमारे पास एक पायरोल रिंग होती हैं, 4 पायरोल रिंग होती हैं जो मिल के आपस में पोरफायरिन रिंग बनाती हैं। पोरफायरिन रिंग ये हीमोग्लोबिन की तरह का ही होता है, लेकिन इसके सेंटर में मैग्नीशियम आइटम होता है, जबकि हमारे पास हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप में हमारे पास आयरन होता है। और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग हर पायरोल रिंग अटैच होती है इसके साथ, इसमें नाइट्रोजन होते हैं। और ये 5 कार्बन वाला होता है, 5 हमारे पास इसके कोने होते हैं। और हर ये मैग्नीशियम के साथ जो है जो ये नाइट्रोजन के ज़रिए अटैच होती हैं। हर पायरोल रिंग का ये एक नाइट्रोजन जो है मैग्नीशियम के साथ अटैच होता है। और क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये ग्रुप जो है क्लोरोफिल ए जो है इसमें हो तो CH3 ग्रुप पाया जाता है। अगर हमारे पास क्लोरोफिल बी हो तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास पाया जाता है, CHO। तो इस तरह हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की जो है तादाद में फ़र्क हो जाता है। क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा और 1 ऑक्सीजन कम पाया जाता है क्लोरोफिल बी से। और टेल की अगर हम बात करें तो 2 टेल होती हैं, एक छोटी टेल होती है, एक बड़ी टेल होती है, जो कि फेडरल में बताया गया हमें। और बड़ी टेल जो है वो उसको हम फाइटोल कहते हैं, हाइड्रोकार्बन टेल। और छोटी टेल को भी हम नाम देते हैं कुछ, वो हम आगे जाके फेडरल की बुक में पढ़ लेंगे। और क्योंकि एज सच मेंशन भी नहीं है सिलेबस में, तो जल्दी हमने इसको पढ़ना है। फाइटोल रिंग का फार्मूला क्या होता है, C20H39। और इन दोनों के आगे ए और बी के फार्मूलाई की बात करें तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55H72O5N4Mg। और इधर जो है वो हाइड्रोजन्स जो है 2 कम हो जाएंगे बी में, और ऑक्सीजन एक ज़्यादा हो जाएगा H70O6N4Mg। बाकी हर चीज़ हमारे पास सेम रहेगी। तो इस तरह हमारे पास जो ये डिफरेंस आता है इनके फार्मूला में, तो ये क्या करता है हमारे पास स्पेक्ट्रम को बढ़ा देता है, क्योंकि ये लाइट अब्जॉर्प्शन जो है इनकी मुख्तलिफ हो जाती है क्लोरोफिल ए और बी की। इस तरह ब्रॉडन कर देता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। कुछ बी ऑब्जर्व कर लेता है लाइफ, जो कि बी ए को आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, और कुछ जो बी नहीं कर सकता वो ए ऑब्जर्व कर लेता है। तो अगर इनकी बात करें डिफरेंस की कलर की, तो हमारे पास ब्लू ग्रीन जो है हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, और येलो ग्रीन हमारे पास क्लोरोफिल बी होता है। ये अगर हम बात करें तो सब क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी। सब किस्म के क्लोरोफिल की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लोरोफिल होता है, जो अबंडेंटली पाया जाता है, डायरेक्टली हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, वो होता है क्लोरोफिल ए। और दूसरे पिगमेंट ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं, और इसकी जो है अब्जॉर्बिंग पीक्स जो है 670, 680, 690 और 700 नैनोमीटर पर तक इसकी पीक होती हैं। और क्लोरोफिल बी जो है वो क्या करता है, ए के साथ सारे ग्रीन प्लांट्स में, एम्ब्रियोफाइट्स में पाया जाता है, और ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है। ग्रीन एल्गी में, सब एल्गी में नहीं, ग्रीन एल्गी में ये क्लोरोफिल बी पाया जाता है, मतलब एरेथ्रोसाइट्स में ये नहीं पाया जाता क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, एल्कोहल की, एसीटोन की, फिनोल वगैरह की, ये सब मतलब इसमें ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कैरोटीनाइड भी एसेसरी पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल बी की तरह, और ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं लाइट को ऑब्जर्व करके एंटीना कम्प्लेक्स के ज़रिए आगे रिएक्शन सेंटर आता है, तो उधर जो है क्लोरोफिल ए को लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं, और क्लोरोफिल ए को इंटेंस लाइट से बचाते हैं। इसी तरह के कैरोटीनाइड आंखों को भी हिफाजत करते हैं इंटेंस लाइट से, कैरोटीनाइड भी होते हैं। सबसे पहले अगर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट एसेसरी पिगमेंट ये होते हैं, क्लोरोफिल बी भी हमारे पास एसेसरी पिगमेंट ही होता है।
और अगर हम कैरोटीनाइड सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे और वो क्लोरोफिल बी को देंगे वेवलेंथ या रोशनी जो भी ऑब्जर्व करेंगे वो, और वो आगे क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देगा रिएक्शन सेंटर के ऊपर। वो आगे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जहाँ भी आगे वो ट्रांसपोर्ट करेगा और एटीपी और NADH2 हमारे पास बनाया जाएगा उससे। कैरोटीनॉइड ये जो है क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से बनाता है और वही क्लोरोफिल हमारे पास बचाता है हमारी आँखों को भी। आगे हम बात करते हैं लाइट की। जो लाइट की इम्पोर्टेंस है, लाइट फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है और जब ये पड़ती है तो उसकी मतलब अवेलेबल हो जाती है प्लांट्स को। और विजिबल लाइट की बात करें तो हम कर चुके हैं, इसकी वेवलेंथ 380 to 750 नैनोमीटर। और सारी की सारी लाइट जो है हमारे पास पड़ रही है उन पौधों पर, उनमें से 99% तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और सिर्फ 1% जो है वो सिर्फ ऑब्ज़र्व हो सकती है। और बाकी हमारे पास जो दूसरी क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम कहाँ पीक्स कहाँ कहाँ शो करता है, 438 क्लोरोफिल ए के लिए बात कर रहा हूँ, और 670 नैनोमीटर तक वो क्या करते हैं मैक्सिमम ये अब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और डिफरेंट लाइट जो ऑब्जर्व हमने कर रहे हैं उनके अफेक्टिवनेस की भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और अफेक्टिवनेस को जो ग्राफ हमारे पास शो करता है वो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है। इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो है जर्मन बायोलॉजिस्ट TW एंजलमैन ने 1883 को हमारे पास बनाया था, मतलब obtain किया था। स्पायरोजायरा पर वो वर्क कर रहा था। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या किया, स्पायरोजायरा हमारे पास उसकी अलजी थी और बैक्टीरिया में उसने ऊपर यूज़ किया जो कि ऑक्सीजन को हमारे पास क्या करता था, लेता था। तो स्पायरोजायरा रिलीज़ कर रहा था ऑक्सीजन, तो जहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो एरोबिक बैक्टीरिया ने तो उधर ही जाना था। जैसे सियानो बैक्टीरिया हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन जो कर रहा था, तो उसने देखा कि ये जो एरोबिक बैक्टीरियम है ये 430 और ये 670 में ज़्यादा आ गया। तो इस तरह ये पीक्स इसमें क्या होती हैं, ये ज़्यादा, ये पीक्स ये ज़्यादा है और इन दोनों के दरमियान ये फासला, ये हमारे पास वैली है। एंजलमैन्स जो है स्पायरोजायरा को उसने एलिमिनेट किया। फिर वो बैक्टीरिया जो था ऊपर वो भागता हुआ उन हिस्सों पर चला गया जहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही थी। तो एक्शन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो किस तरह ऑब्टेन होता है, अगर लाइट को हम लाइट पड़ रही है हमारे पास प्लांट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, तो हम अब क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे तो कितनी हमारे पास CO2 यूज़ हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज़ होती है, और कितनी हमारे पास O2 प्रोड्यूस हो रही है। और वो उधर O2 हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी, इसलिए हमारे पास स्पायरोजायरा उधर बैक्टीरिया उधर चला गया था जहाँ स्पायरोजायरा ज़्यादा पैदा कर रहा था। इसका एक्शन स्पेक्ट्रम इस तरह उसने एंजलमैन ने हासिल कर लिया। ब्लू एंड ऑरेंज वेव लेंथ काज द लाइट हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया। ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, क्लोरोफिल ए कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी कम क्लोरोफिल ए ऊपर, और पीक्स जो दिखाई गई हैं दो इनकी 430 पे, और क्लोरोफिल बी की हमारे पास उससे थोड़ी आगे 460 पे आ जाती है। और हमारे पास ये क्लोरोफिल ए 670 और बी की इससे पहले आ जाती है थोड़ी सी 40 पे ऑलमोस्ट। ये मतलब ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इस दोनों में मुताबिकत क्या है, 2 पीक्स भी बन रही हैं दोनों में इस तरह की एक्शन स्पेक्ट्रम अगर देखें, और हमारे पास वैलीज़ भी बन रही हैं हमारे पास दोनों में। मतलब जब हमारे पास अब्जॉर्प्शन हो रही है वाइल CO2 की कंजम्पशन हो रही है,
और ये भी शो कर रहा है जब CO2 ऑब्जर्व हो रही है, तो ये भी हमें पता चल रहा है कि फ़ोटो सिस्टम क्या है हमारे पास, फ़ोटो क्लोरोफिल क्या है, फ़ोटो को ऑब्जर्व कर रहा है, लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, ये फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का जो है वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम के जैसा नहीं है। अगर इसकी डिफरेंस की बात करें, ये तो हमारे पास वैलीज़ सेम बनती हैं, हमारे पास पीक्स बनती हैं, लेकिन पीक्स और वैलीज़ का आपस में फ़र्क भी होता है। पीक्स की अगर बात करें ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम की, तो एक्शन स्पेक्ट्रम में जो पीक्स होती हैं ब्रॉड होती हैं, मतलब ये इसकी पीक्स हैं तो ये ब्रॉड होंगी, इस तरह होंगी, बड़ी ब्रॉड होंगी। एंड वैलीज़ हमारे पास होंगी इसकी नैरोर, मतलब इस तरह ब्रॉड पीक्स और वैलीज़, ये वाला फासला ये नैरो होगा। तो ये हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का बनेगा। और डीप भी वैलीज़ नहीं होंगी हमारे पास। अगर डीप वैलीज़ नहीं है हमारे पास, तो ये कहीं इधर ही हमारे पास, इधर इतना ही बन जाएगा हमारे पास ये एक्शन स्पेक्ट्रम इस तरह का। मतलब हमारे पास पीक्स, हमारे पास पीक्स की अगर बात करें ब्रॉड हो रही हैं और वैलीज़ नैरो हो रही हैं और डीप नहीं है इतनी। ये हमारे पास ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। ये देखो हमारे पास ये इतनी बड़ी हमारे पास वैली है, पीक है, और ये भी बड़ी पीक है, मतलब ब्रॉड है, ये ब्रॉड इतनी, ये ब्रॉडनेस को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यही बात करें वैलीज़ की, तो वैली हमारे पास ये हमारे पास नैरो है। और इधर अगर हम बात करें तो इधर पीस हमारे पास क्या है, ब्रॉड नहीं है, लेसर ब्रॉड है। इधर एक्शन ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल लेस ब्रॉड है। लेकिन जो है हमारे पास ब्रॉड क्या चीज़ है, इसमें वैली ब्रॉड है, ये देखो ये ब्रॉड है और डीप भी है, बिल्कुल ज़मीन के नीचे लगी हुई है बिल्कुल। हमारे पास अगर इस तरह बात करें परसेंट अब्जॉर्प्शंस की, तो परसेंट अब्जॉर्प्शंस हमारे पास आलमोस्ट ज़ीरो के करीब भी पहुंच जाती है। और रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ इन नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ के दरमियान और रिलेटिव अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के दरमियान ये हमारे पास ग्राफ बनाया जाता है। वाई एक्सिस पे रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, लेंथ। क्योंकि इफेक्टिवनेस भी हम इसको शो कर रहे हैं, क्योंकि कितनी हमारे पास बन रही है। तो इफेक्टिवनेस हम कहाँ पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे, और रेंज जो है हमारे पास नैनोमीटर में हमारे पास जो आ रही है वेवलेंथ की, वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अगर इधर हम बात करें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो परसेंट अब्जॉर्प्शन कितनी हमारे पास हो रही है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे हम लेंगे। और वेवलेंथ जो नैनोमीटर में है ही होगी, उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। अब ये भी हमें पता होना चाहिए अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम वो होती है जहाँ मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब हो, और हमारे पास एक्शंस पीक की पीक वो होती है जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही हो। तो ये कहाँ होती है, ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ में हमारे पास एक हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। और वो रेड और हमारे पास ब्लू जो है वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम होती है अब्जॉर्प्शंस। फोटोसिंथेसिस की अब बात करें, फोटोसिंथेसिस मोस्ट जहाँ ज़्यादा अब्जॉर्प्शंस हो रही होती है, अब्जॉर्प्शन से भी ज़्यादा वहाँ जो इफेक्टिवनेस होती है फोटोसिंथेसिस होती है। अगर बात करते हैं हम 5 to 6 नैनोमीटर की, यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ग्रीन लाइट होती है, मतलब ग्रीन और ऑरेंज रेड ब्लू, ये एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ है ये हमारे पास। अगर बात करें यहाँ पे भी ग्रीन वेवलेंथ जहाँ आती है, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है। अगर इसकी बात करें अब्जॉर्प्शन जितनी हो रही है
ग्रीन लाइट की उससे भी ज़्यादा हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, जहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इसकी वजह क्या होती है, कैरोटीनॉइड्स भी हमारे पास लाइट को ऑब्जर्व करके भेज रहे होते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। सिर्फ जो क्लोरोफिल ए से ऑब्जर्प्शन हो रही है वही नहीं आ रही, तो कैरोटीनॉइड और एसेसरी पिगमेंट्स की ऑब्जर्प्शन भी यहाँ शिफ्ट इनको क्लोरोफिल ए को मिल रही होती है। इस वजह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आगे हम बात करें इक्वल इंटेंसिटी की लाइट अगर हम दें, लाइट की इंटेंसिटी हम इक्वल रखें तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ होगी, रेड में। ब्लू पार्ट से भी ज़्यादा हमारे पास फोटोसिंथेसिस रेड में होगी, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस इक्वल इंटेंसिटी की लाइट पे हमारे पास कहाँ होगी, रेड में, ब्लू से भी ज़्यादा। आगे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के रोल्स की बात एफिशिएंटली, ये CO2 जो है ये हमारे पास एक रिएक्टेंट के तौर पर काम करता है। और रिएक्टेंट जो है हमारे पास, अगर टर्शियल प्लांट्स की हम बात करते हैं तो इनके लिए CO2 का जो सोर्स है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03 टू 0.04% जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास पाई जाती है। और हमारे पास अगर एक्वेटिक प्लांट्स की हम बात करते चलें तो एक्वेटिक प्लांट्स हमारे पास कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट वगैरह जो पाए जाते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, तो वो चीज़ें वो लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह अंदर होती है, स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, गार्ड सेल्स। और स्टोमेटा जो है उसकी कवर अप कितना होता है, 1 to 2% ऑफ द टोटल लीफ सरफेस। लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी स्टोमेटा होते हैं। अगर टोमेटो की बात की प्लान करें तो 1 मिलीमीटर, एक तकरीबन उसमें 12,000 जो है ऊपर लेंथ के लिहाज से, उसके जो पैरामीटर है मिलीमीटर या सेंटीमीटर, उसके लिहाज से हम स्टोमेटा पाए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, अगरचे उसके वो एरिया जो टोटल लेते हैं 1 to 2% ही होता है हमारे पास। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज जो है स्टोमेटा के ज़रिए से होती है। तो स्टोमेटा ओपन होंगे तो ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। और गार्ड सेल जो है अपनी बीन शेप्ड के सेल होते हैं गार्ड सेल, ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कर रहे होते हैं। जब इनमें पानी आता है ये हमारे पास टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिडिटी इनकी ज़्यादा होती है तो ओपन होते हैं, और जब फ्लैक्सड होते हैं तो ये हमारे पास क्लोज हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग की बात हो गई। और स्टोमेटा की बात करें, डे की टाइम ज़्यादातर हमारे पास ओपन होते हैं जब हम फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस CO2 अंदर आ रही होती है। और नाइट के दरमियान ये क्लोज हो रहे हैं जब हमारे पास CO2 की ज़रूरत नहीं होती है और प्लांट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास उस दौरान ऑक्सीजन यूज़ होनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही पैदा होनी होती है। और बात करें डेली रिदमिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है इंटरनल क्लॉक की वजह से होती है, जो गॉड सेल में लगा होता है इनका, गॉड सेल में। और सर्केडियन जो है इनका रिदम्स, सर्केडियन रिदम जो है मतलब एक दिन के लिए 24 आवर्स की एक्टिविटी के लिए ये जो है हमारा इंटरनल क्लॉक लगा होता है जो हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और रिदम अपना कायम रहते हैं। मतलब हमारे पास एक पौधे को अगर हम डार्क में भी ले जाएं तो भी अपना वो रिदम बरकरार रखेगा। अगर डे है तो हमारे पास उसका स्टोमेटा ओपन होगा, अगर नाइट आ गई है तो उसका स्टोमेटाज हमारे पास क्लोज हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस को बात करें, रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस का हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा बहुत और इसकी डिटेल पढ़ते हैं। CO2 में रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन की हो रही होती है। रिडक्शन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, और वाटर की ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन के अंदर। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और लेकिन ये सिंपल स्टेप में नहीं होता, ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास स्टेप होते हैं, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती है जिसके नतीजे में ये परफॉर्म होता है। पहले हमारे पास ATP और NADPH बनते हैं, फिर हमारे पास उसको यूज़ किया जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में, डार्क रिएक्शंस में। और उधर भी हमारे पास स्टेप होते हैं, हमारे पास रूबोलोज बिस्फॉस्फेट, हमारे पास फिर 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, फास्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट, फास्फोग्लिसरेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट,
रूबुलोस फास्फेट, रूबुलोस बिसफास्फेट, इस तरह सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस चलती है, तब जाके हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। मतलब सीरीज़ ऑफ सिंपल रिएक्शन हम कह सकते हैं, मतलब सिंगल एक स्टेप रिएक्शन नहीं होती है। अगर बात करें इसके रिएक्शंस की, तो बेसिक रिएक्शन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिनके लिए डायरेक्टली यूज़ कम करते हैं लाइट, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डार्क रिएक्शन जिसमें हम लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, एटीपी हम बनाते हैं और NADPH2 बनाते हैं। रिड्यूसिंग पावर NADPH2 और असिमिलेटिंग पावर हमारे पास एटीपी होती है, जो कि एनर्जी हमारे पास प्रोवाइड करती है। अगर हम देखें डार्क रिएक्शन में, तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे पास यूज़ हुई हैं, इनको ही हम इस्तेमाल करते हुए, इसको ही इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए NADPH की रिड्यूसिंग पावर को और एटीपी की हम असिमिलेटिंग पावर को हम यूज़ करते हैं डार्क रिएक्शन में। और CO2 को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। CO2 को रिड्यूस होके क्या बनाना होता है हमारे पास, ग्लू शुगर। और याद रखें कि ये इसमें डायरेक्टली हमारे पास लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर डार्क रिएक्शन कब होते हैं, डे के वक्त होते हैं, नाइट के वक्त होते हैं, या हमारे पास दिन और नाइट दोनों में होते हैं, तो याद रखेंगे ये फोटोसिंथेसिस है, तो ये दिन के वक्त ही होगी, रात के वक्त नहीं होगी। चाहे इनके लिए डायरेक्टली लाइट की बस ज़रूरत नहीं होती है, होना इसने फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन हो या लाइट रिएक्शन होता होना इसमें क्या होता है, दिन के वक्त ही होता है। और रात के वक्त तो बिल्कुल ही जो है उसके CO2 ही नहीं आ रही होती। CO2 यूज़ होती है हमारे पास डार्क रिएक्शन में, जब वो नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी। मतलब लाइट की डायरेक्टली हमारे पास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्टोमेटा बंद होते हैं। अगर स्टोमेटा ओपन हो, अगर इस तरह, तो CO2 अंदर आए और फोटोसिंथेसिस हो, तब डार्क रिएक्शन हो सकता है। अंदर अंदर अगर फोटोसिंथेसिस, अगर हम इस तरह ये हमारे पास लाइट रिएक्शंस की समरी अगर हमारे हमारे पास बयान की हुई है, लाइट रिएक्शंस जो हैं एटीपी बनती है, तो लाइट हमारे पास आ रही है और फोटो सिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर उस उधर से फोटो सिस्टम 2 में, फिर लाइट रिएक्शन में और एटीपी और NADPH बनता है, और हमारे पास आगे डार्क रिएक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं। डार्क रिएक्शन में किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, तो रूबुलोस बिसफॉस्फेट जो है, रूबुलोस बिसफॉस्फेट, वो फास्फोग्लिसरेट, फिर फास्फोग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो हमारे पास बनेंगी 6, उनमें से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट अगर निकल जाएगी, अगर स्टार्च सूरज में स्टोरेज हो जाएगी, प्लांट्स में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरे मतलब पहले दूसरे शुगर वगैरह बनेंगी, ग्लूकोज वगैरह, और ग्लूकोज मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट ही पहली जो है हमारे पास 3 कार्बन शुगर ये बनेगी, वो ग्लूकोज नहीं बनेगी। ग्लूकोज फिर बाद दोनों को मिला के बनेगी, और अमीनो एसिड और फैटी एसिड भी बनेंगे। और सुक्रोज अगर हमारे पास है, वो एक्सपोर्ट के तौर पर यूज़ होती है प्लांट्स में, सुक्रोज एक्सपोर्ट के तौर पर, और स्टोरेज के तौर पर हमारे पास स्टार्च यूज़ होते हैं। और इजाफी जो अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड से भी डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल बनते हैं, मतलब इस किस्म के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करें रूबुलोस बिसफॉस्फेट की, तो NADPH हमने जो यूज़ किए हैं, ATP वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में और फास्फेट में, और NADPH जो है NADP में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर लाइट रिएक्शन इसको दोबारा जो है ADP को कन्वर्ट ATP में कर देता है, और NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। और लाइट रिएक्शंस की आगे हम जानते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में लाइट सबसे पहले कैप्चर करनी होती है। तो लाइट कैप्चर करने के लिए हमारे पास फोटो सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट जो पिगमेंट होते हैं ऑब्जर्व करते हैं लाइट को, तो वो क्या होते हैं, क्लस्टर्स की सूरत में होते हैं, ऑर्गेनाइज इनटू क्लस्टर्स। मतलब ये MCQs की फॉर्म में ये भी उन्होंने पूछा हुआ है कि क्लस्टर की सूरत में अरेंज होते हैं फोटो सिस्टम, और इसको क्या कहते हैं हम, फोटो सिस्टम्स। और इससे क्या होती है, हमारे पास एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन होती है, यूटिलाइजेशन होती है सोलर एनर्जी के इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। तो सबसे पहले ये जो है लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स होता है, और रिएक्शन सेंटर होता है। एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल में हमारे पास क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और हमारे कैरोटीनाइड होते हैं, और जो है हमारे पास प्राइमरी जो हमारा रिएक्शन सेंटर होता है, उसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में जो आगे चला जाता है।
जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फोटो सिस्टम्स की बात करें, एंटीना कम्प्लेक्स जो लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, और मोस्ट ऑफ द चैनलिंग, और वो एनर्जी को रिएक्शन सेंटर की तरफ ले जाते हैं। रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल ए होते हैं और उसके दरमियान प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चैन के कैरियर्स होते हैं, प्लास्टोक्यूनिन्स, प्लास्टोसायानिन्स, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स वगैरह जो होते हैं। क्लोरोफिल ए मालिक्यूल्स और उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं हमारे पास प्रोटीन्स, ये क्लोजली लिंक्ड होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो हैं जनरेशन ऑफ एटीपी में मदद करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जो हमारे रिएक्शन सेंटर में हमारे पास एटीपीज हायर लेवल से लोअर लेवल में आएंगी, तो उसकी एनर्जी को हम कीमी ऑस्मोसिस में यूज़ करेंगे, पंपिंग में इस्तेमाल होगी। फिर ग्रेडियंट को यूज़ करते हुए एटीपीज की मदद से हम क्या करेंगे, उस एनर्जी को एटीपीज में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फोटो सिस्टम जो अब ये अरेंज हुए होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, इसलिए इनको फोटो सिस्टम 1 और 2 कहा जाता है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। फोटो सिस्टम 1 जो है, जो P700 नैनोमीटर की लाइट ऑब्जर्व करता है, इसको P700 भी कहते हैं हम। और ये पहले हमारे पास बाद में यूज़ होता है। पहले हमारे पास फोटो सिस्टम 2 होता है। वाटर फोटो सिस्टम 2 की हम बात करें तो उसको P680 भी हम कहते हैं, और या P680 P2 भी हम कहते हैं। और यो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की हमारे पास लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है। और इसके साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कबूल करते हैं। और उधर हमारे पास रिएक्शन सेंटर में होते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं और उसकी एनर्जी को फिर उधर हम एटीपीज बनाने में यूज़ करते हैं। और इसमें 2 किस्म के पाथवेज होते हैं। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसमें नॉन साइक्लिक प्रीडोमिनेंट टाइप होता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। इसमें एटीपी, NADPH और CO2 ऑक्सीजन वगैरह यूज़ होती है। और इसमें दोनों किस्म के हमारे पास फोटो सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन उस वक्त ही होती है जब ADP ज़्यादा NADPH ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे पास ATP कम हो जाती है, तो साइक्लिक शिफ्ट हो जाती है। और फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होता है, सिर्फ ATP बनती है NADPH, और या फिर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिवॉल्व नहीं होती है।